कि जिस पर बहन जी का हाथ हो जाए, अगर वो लखनऊ से चल दे तो लखनऊ से लेकर और गोरखपुर तक सारे अधिकारी लाइनअप हो जाते थे। लगता था कि मुख्यमंत्री यही जा रहा है। कानून का राज जिस तरह से बहन जी ने काम किया था उसका कोई सानी नहीं है। कौन सा अधिकारी कब नप जाएगा भय सा व्याप्त हो जाता था कि बहन जी का दौड़ा अगर किसी गांव में लग गया वो गांव चमक जाता था। जिस पर विश्वास करती थी आंख मूंद कर करती थी और जिसकी असलियत जान जाती थी तो उसको कान पकड़ के बाहर भी करने में 1 मिनट नहीं लगता था, चाहे वो कितना भी खासा था। भारतीय जनता पार्टी में करीब करीब 60% MP MLA जो हैं जीते हैं वो बहुजन समाज पार्टी से ही गए लोग हैं। और जब वहां गई तो झंडा लेके खड़ा हो तो बहन जी गाड़ी रुकवा दी, जबकि कभी ऐसा नहीं करती। कांशीराम साहब को सुनने के बाद जितने लोग वहां थे सब प्रभावित हुए और ऐसे दीवाने हुए। अखिल भारतीय राजभर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। विद्यार्थी जी, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से होती है और कहां शुरू होती है? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। जब मैं संत बोरनवा डिग्री कॉलेज में BA कर रहा था तो उस समय से ही मैं छात्र आंदोलनों में जाने लगा और फिर मैं बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आया और मेरी प्रतिभा को देखकर जनता दल ने 1991 में ही मुझे रुद्रपुर से MLA का टिकट दिया। 1991 में। क्या उम्र थी आपकी? मैं उस समय बमुश्किल से 30 या 32 बरस का था। वाह। और उम्र चुनाव लड़ा 91, थोड़े मतों से हार गया था। और फिर 1993 में भी मैं जनता दल से चुनाव लड़ा। 93 के दौरान मानवर कांशीराम साहब आए और उनके संपर्क, उनके विचारों में आने के बाद मैं शुरू से ही गरीबों की राजनीति को महत्व दिया और कांशीराम साहब के संपर्क में आकर मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। और उसके बाद मेरी प्रतिभा को देखकर बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे जनपद देवरिया का जिला अध्यक्ष बनाया। और अध्यक्ष बने आप? हाँ, जिला अध्यक्ष। ये करीब 94 की बात। अच्छा। है 1994 की बात है। और फिर 96 में 1996 में मैं बहुजन समाज पार्टी से 37,000 वोट पा करके चुनाव जीता। चुनाव हार गया रुद्रपुर विधानसभा से, तीसरा चुनाव। अच्छा। जबकि उसी हाथी से और उसी बहुजन समाज पार्टी से 2007 में सुरेश तिवारी जी मात्र 27,000 वोट पा करके जीत गए। अच्छा। और मैं 96 में 37,000 वोट पार के आया। फिर 2000 में मेरा टिकट कट गया तो मैं निर्दल चुनाव लड़ गया और बसपा के उम्मीदवार से अधिक वोट पाया। सिंपैथी थी आपकी? हाँ, 2000 में। और फिर 2000 के बाद जब जनपद में राजभर वोट काफी हट गया मेरा टिकट कटने से तो बहन जी ने मुझको बुलवाया और बुलवा के 2004 में मुझे सलेमपुर लोकसभा का टिकट दिया। अच्छा। 2004 भी मैं हार गया। हाँ। 2004 हारा, उसके बाद फिर बहन जी ने कहा नहीं उसी को लड़ाऊंगी। तो 2009 में बहन जी ने मुझको चुनाव लड़ाया और मैं सलेमपुर लोकसभा से पहली बार सांसद बना। जी। तो ये मेरा राजनीतिक जीवन रहा। और फिर 2014 में जब मुझे सांसद रहते हुए भी मेरा टिकट नहीं मिला तो भी मैं बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को हम दिल से मानते थे और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मानते थे। लेकिन जब 2014 में उन्होंने पार्टी से निकाल दिया तब हम समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए और तब जाकर के उसमें मैं आज सांसद हूं। काशीराम जी को आप किस तरीके से देखते हैं दलित राजनीति में? आज काशीराम, हमारे काशीराम, किसके काशीराम, इसकी बातें होने लगी। देखिए, कभी भी बाबा साहब BR अम्बेडकर को मानने वालों ने हमेशा से जात विहीन समाज बनाने के लिए प्रयास किया है। और जात विहीन समाज बनाने के लिए जो रास्ता कांशीराम साहब का था वो रास्ता बेहतर लगा। वो रास्ता इसलिए बेहतर लगा कि जो कांशीराम साहब ने जात विहीन समाज बनाने की तरफ अग्रसर होते ये रास्ता दिया कि जो जातियां केवल वोट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनका भी राजनीतिक अधिकार है। तो दलितों में, पिछड़ों में राजनीतिक अधिकार के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया
इससे दलितों का भी भरोसा जगा कि नहीं, हमारे भी राजनीतिक अधिकार हैं। और उसी तरह से मोस्ट बैकवर्ड जो था, मोस्ट बैकवर्डों में चाहे चौहान हो, राजभर हो, निषाद हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, ये मोस्ट बैकवर्ड भी कांसीराम साहब के बातों को माना। और मैं आपको बता दूं, मैं जिला अध्यक्ष था उस समय के टिकट के बंटवारे देखिए, 11 बजे रात को मुझको फोन आया कि फाजिल नगर में चौहान ज्यादा हैं, वहां से चौहान को ही लड़ाना है। उस समय हमारे पास कोई चौहान वर्कर नहीं था। 11 बजे रात को मैं फाजिल नगर गया, एक हमारा सेक्टर का अध्यक्ष सुरेश चौहान था, उन्होंने कहा नहीं, चौहान ही लड़ाना है। मानवर कांसीराम ने साहब ने कहा कि चौहान ही लड़ाना है, और मैं जाके 12 बजे रात को उसको जगा के लाया और लगा करके फाजिल नगर से एमएलए का चुनाव दिया गया। तो कांसीराम साहब ने कि जो राजनीतिक दृश्य से छिपी हुई जातियां थी, उनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया और दलित समाज ने ईमानदारी पूर्वक उनको वोट किया। जीत हार की अलग बात है। अति पिछड़ी बिरादरी को आगे बढ़ाया, अति पिछड़ी जात को आगे बढ़ाया। और अति पिछड़ी जात की जितनी लीडरशिप है, वो सारी लीडरशिप बहुजन मानवर कांसीराम साहब की बदौलत, बहन मायावती की बदौलत और बहुजन समाज पार्टी की बदौलत राजनीतिक अधिकार पाने के लिए उनमें चेष्टा जागी। और यही परिणाम है कि जाकर के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-4 बार मोस्ट बैकवर्ड के दलितों के साथ जुड़ जाने की वजह से 4-4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। 2009 तक मुझको खुद बहन जी ने 1 पैसा, लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे 1 पैसा नहीं मैंने दिया, और नहीं तो बहन जी ने सहयोग भी उस अगल बगल के जो नेता थे उनसे कराया। तो वो जमाना दूसरा था। काशीराम जी से आपको पहली बार किसने मिलवाया और कैसे मिले आप? ये घटना 1993 जी की है जी। जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा। तो उस समय देवरिया जनपद के जिला अध्यक्ष श्रीनाथ एडवोकेट थे जी। और मानवर कांसीराम साहब की कार जब वो उत्तर प्रदेश में जाते थे और गोरखपुर मंडल में जाते थे, तो मुराद लारी जो लार के रहने वाले थे, पूर्व विधायक थे, गजाला लारी के हस्बैंड, तो मुराद लारी ही उनकी कार चलाते थे। अच्छा। तो हमारे छात्र जीवन में मुराद लारी से हमारे संपर्क थे। मुराद लारी ने मुझे कांसीराम साहब को मिलवाया और देवरिया के टाउन हॉल में बमुश्किल 100 वर्करों के साथ मानवर कांसीराम साहब ने मीटिंग की और अपनी विचारधारा रखी। मैं आपको बता दूं, कांसीराम साहब को सुनने के बाद जी जितने लोग वहां थे सब प्रभावित हुए और ऐसे दीवाने हुए कि हम लोग 2-2 बजे रात तक गांव में जाकर के कैडर करना शुरू कर दिए। 2-2 बजे रात। अच्छा। 2-2 बजे रात तक गांव में, उसी गांव में जाना, किसी के वहां खाना, और 2-2 बजे रात तक औरत, पुरुष, महिलाएं, नौजवान हम लोगों के कैडर सुनने आते थे। उस समय हमारे साथ वो रामप्रीत जख्मी हुआ करते थे, तो कुछ गाना बजाना भी हो जाता था। तो इस तरह से हम लोग कैडर करते। कैडर में क्या करते थे? कैडर में हम दलितों के और पिछड़ों के अधिकार पर कैसे हमले हो रहे हैं और इनके वोट को कैसे केवल ये वोट देने वाले हैं, वोट पा नहीं सकते, इसको हम लोग बताते थे। तो इससे लोग बहुत, माने जैसे उनके ऊपर जो जुर्म पहले हुए थे और अभी जो जुर्म हो रहे थे, कुछ उनको खुराक हम लोग देते थे जो उनको सही लगता था, इसलिए हमसे वो लोग जुड़ते थे। और ये कारवां चलता गया, जैसे मैंने पीछे आपसे कहा। फिर मुराद लारी ने ही मुझको कहा कि आपको लखनऊ चलना है, तो हम लोग लखनऊ आए। और जो मानवर कांसीराम साहब ने सामाजिक भागीदारी निश्चित की थी, ये सामाजिक भागीदारी निश्चित की थी मानवर कांसीराम साहब जी, उसी भागीदारी की बदौलत बहन जी भी पूरे प्रदेश में ये चाहती थी कि हर बिरादरी से मेरे जिलाध्यक्ष हों। ये भागीदारी क्या है?
भागीदारी का मतलब कि हर वर्ग को उसके लगे कि हम चाहे टिकट के बंटवारे हो चाहे संगठन हो, हर बिरादरी के लोगों को, हर जात के लोगों का चेहरा उसमें होना चाहिए। ये बसपा ने किया। ये बसपा ने किया। हर जात के चेहरे उसमें होना चाहिए। इसीलिए वो हर जात को मौका देती थी, संगठन में भी देती थी और टिकट में भी देती थी। अति पिछड़ों को भी। अति पिछड़ों को। अच्छा। अति पिछड़ों को भी। तो इससे कारमा बढ़ रहा था। चौहान भी जिला अध्यक्ष होते थे, राजभर भी जिला अध्यक्ष होते थे, निषाद भी जिला अध्यक्ष होते थे, प्रजापति भी जिला अध्यक्ष होते, छोटे छोटे ये लोग भी होते थे। माने अति पिछड़ी बिरादरी को राजनीतिक भागीदारी देने का काम भारतीय इतिहास में पहली बार और खासकर यूपी में बसपा ने, काशीराम ने और मायावती जी ने किया। केवल ये काम ही नहीं किया। हाँ। उनके अंदर राज सत्ता की चाहत पैदा की। अच्छा। भागीदारी दी और भागीदारी के बाद उसके पहले ये जातियां कहीं दिख नहीं रही थी राजनीति में, केवल वोट देती थी। राजभर हो गया, निषाद हो गया, चौहान हो गया, प्रजापत हो गया, नाई हो गया, ये सारी जो छोटी छोटी, कुहार हो गया। हाँ वही तो प्रजापत और कुहार, ये सारी जातियां दिख नहीं रही थी। लेकिन जब उन्होंने चाहत पैदा की, राजनीतिक भागीदारी की चाहत पैदा की, तो उस चाहत से जो हम बहुजन समाज की बात करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज दिखता था। बहुजन समाज दिखता था। इसलिए वो कारमा बढ़ रहा था और लोग समझ नहीं पाए कि ये कारमा क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसी जातियां जो समाज में अति पिछड़ी थी और वो मानती भी नहीं थी कि हमारी क्या राजनीति से क्या लेना देना, हमारा को नृप होए हमें का हानि का जिस भाव में था, मान्यवर काशीराम ने और बहन मायावती जी ने उनके अंदर राजनैतिक चेतना जागृत की। हाँ, यही कहना। हाँ, राजनीतिक चेतना पैदा की और कहा तो आपसे कि भागीदारी की ललक पैदा कर दी। भागीदारी की ललक पैदा कर दी कि नहीं, और वहां तो कुछ नहीं था, एकदम बिल्कुल केवल यहां से वो भागीदारी जो मोस्ट बैकवर्णों को मिलने चाहिए थी, जो और जगह पर केवल वोट के लिए इस्तेमाल होते थे, वहां अब नेता बनने लगे। अच्छा, अति पिछड़े भी नेता बने। हाँ? अति पिछड़े जिलाध्यक्ष बने, संगठन में पद पाए, एमएलए हुए, मंत्री हुए। हाँ। एमएलए हुए, मंत्री हुए और काफी संख्या में ये अति पिछड़ी जातियां बहुजन समाज पार्टी को कामयाब की और दलित ईमानदारी पूर्वक, जैसे मोस्ट बैकवर्डों में बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि मोस्ट बैकवर्ड अगर प्रधानी भी लड़ रहा है, जिला पंचायत भी लड़ रहा है, एमएलए भी लड़ रहा है, एमपी भी लड़ रहा है, तो ईमानदारी पूर्वक जो दलित समाज था वो उस कैंडिडेट को अपना समझता था और सारा दलित समाज का वोट इन जातियों को ईमानदारी पूर्वक पड़ जाता, 100% पड़ जाता था। बहन जी के नाम पे, काशीराम जी के नाम, हाथी के नाम। अच्छा, माने अगर मैं राजभर हूं तो राजभर का 10 वोट भले कट जाए, लेकिन दलित समाज का 1 वोट नहीं कटता था। अच्छा। यहाँ इसलिए हम 4 बार गवर्नमेंट में बसपा के कि उत्तर प्रदेश में बनी, ये दोस्ती बनी थी, दलित और पिछड़ों की ये दोस्ती बनी थी कि पूरा का पूरा सब लोग घबरा गए कि हो क्या रहा है, जबकि केवल इसके पीछे एक आशय था कि राजनीतिक चाहत और भागीदारी से लोग संतुष्ट थे और भूखों रहकर, प्यासों रहकर, और ये कारवां आगे बढ़ता गया। अति पिछड़े लोग। तो काशीराम जी जब आप जाते थे, जब आपने उनसे मुलाकात की, उनका भाषण सुना, कार्डर सुना, तो काशीराम जी की वर्किंग स्टाइल कैसे आपने देखा, उसको फॉलो किया? देखिए, कांसीराम साहब झूठ नहीं बोलते थे और अगर कोई कार्यकर्ता उनके सामने कोई झूठी बात या बनाई हुई बात कहता था तो उसको तुरंत वो काउंटर कर देते थे कि देखो सही ये है, और जो कांसीराम साहब किसी भी विषय पर जो कहते थे कि सही ये है तो वो कार्यकर्ता बिल्कुल संतुष्ट हो जाता था। यानी अगर आपने कोई सवाल किया तो वो संतुष्ट हो जाता था,
मैं खुद जिलाध्यक्ष था, मान्यवर साहब के सामने मैं कहा जिलाध्यक्ष के नाते कि मैंने कहा साहब कि वहाँ कोई वर्कर नहीं, जैसे एक निशान लड़ाना था गौरी बाजार में, तो कहा तुमको वर्कर क्या कर रहे हो तुम लोग, बूथ अध्यक्ष है, सेक्टर अध्यक्ष है, कोई तो होगा ना, बूथ अध्यक्ष को लड़ाओ, बड़ा नेता क्यों खोज रहे हो? अच्छा, तो बड़ा नेता क्यों खोज रहे हो? भागीदारी दो। और उसका परिणाम हुआ कि अदना कार्यकर्ता भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, तो उसकी जात तो कभी चुनाव लड़ी नहीं थी, क्योंकि ये जातियां तो केवल वोट देने की मशीन थी, वोट लेने की मशीन मानवर कांसीराम साहब ने बनाया। और जब ही टिकट दिया गया तो वो करिश्मा हो गया कि उस बिरादरी का 80% वोट बहुजन समाज पार्टी के उस चौहान कैंडिडेट को, उस राजभर कैंडिडेट को, उस प्रजापति कैंडिडेट, लोहार को, कहार को, सबको मिला, मौर्य को, सबको पटेल को, मिलने लगा। सबको मिला। अच्छा, सबको मिला। वो एक प्रयोग था और वह प्रयोग बहुत महानतम प्रयोग था। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब मोस्ट बैकवर्डों में उनकी प्रतिष्ठा और दलितों में उनकी प्रतिष्ठा बनी। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया यूपी की सियासत में, देश की सियासत नया प्रयोग में। था, नया प्रयोग था, ये नया प्रयोग था कि ठाकुर, पंडित, वैश्य, श्रीवास्तव, यादव, मजबूत जो मार्शल बिरादरियां थीं जिन्होंने राजनीति पे एक तरीके से कब्जा किया था, उनसे इतर भी लोग हैं और वो भी जिलाध्यक्ष बनेंगे, वो भी मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, उनको दिखा दिया कि तुम बन सकते हो। तभी तो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अरे बूथ लेवल का ले आओ कार्यकर्ता, उसको टिकट देंगे। आपको बता दूं मैं जी, जब हम लोग थेसिस करते, जब हम लोग कैडर लेते थे और कैडर करते थे जी, तो दलितों का, पिछड़ों का खुराक जब हम देते थे तो ये साबित होता था कि मैंने जो सामंतवादी विचारधारा हैं उनके खिलाफ बोलते थे। मानवर कांसीराम साहब से हम लोग पूछे, मैं भी खुद पूछा जी, कि साहब बात तो हम ये करते हैं, लेकिन जो बड़ी जातियां हैं, ये बड़ी जातियां हम लोग आगे नहीं लाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा उनकी चिंता छोड़ो, जब तुम्हारे पास 30% वोट आ जाएगा तो अपने आप वो 10% वोट के ले आके तुम्हारे में जुड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, और दूसरे चुनाव से होने लगा। दूसरे चुनाव से माने जब दलित और पिछड़ों की एक बड़ी जमात 25% वोट तक, 30% तक वोट जुड़ गई, तो दूसरे चुनाव के बाद आप देखे होंगे कि जब दोबारा मुख्यमंत्री बहन जी बनी तो 20-20, 22-22 ब्राह्मण मंत्री बनते थे, ठाकुर मंत्री बनते थे। तो कांसीराम साहब की बात मुझे ये भी याद है कि जो कहते थे कि जब तुम अपने वोट को तैयार कर लोगे तो तुम्हारे वोट को बल देने के लिए बड़ी जातियां भी तुम्हारे साथ हो जाएंगी। और वही हुआ, वही हुआ। और तुम अपना वोट बिखरे रहोगे, तुम अपने वोट को संगठित कर लोगे तो तुम्हें सहयोग करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग तुमसे प्यार करते हैं। ऐसी बात आपके सवाल थे वो। हाँ, तो ऐसी बात भी उन्होंने कही थी। वो आप जब थे तो जो था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, वो क्या था जो फिर बाद में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है हो गया? देखिए, यह जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से विचलित लोग थे वो झंडा फाड़ते थे। अच्छा, क्योंकि झंडा फाड़ते थे, कार्यकर्ताओं को मारते थे और यह स्वयंभू नारा बना देते थे, क्योंकि हम लोग तो दलित और पिछड़ों को अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे थे। यह कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब यह कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था तो उन लोगों ने एक प्रायोजित नारा बनाया कि भाई जो हम कैडर करते थे, जिनको हम गोलबंद करने निकले थे, तो उसमें ब्राह्मण, बनिया या जो भी हो, ठाकुर, हाँ, ठोक भी हैं, तो ये जातियां तो प्रबुद्ध जातियां थी। ये प्रबुद्ध जातियां तो उनका तो हम कैडर कर नहीं रहे थे, लेकिन उनसे वोट भगा रहे थे। ये देखिए, जब वोट भाग रहे थे तो
साफ साफ उनका कहना था कि तुम अपने वोट को गोलबंद कर लोगे तो उन जातियों के लोग भी तुम्हें सहयोग करने आ जाएंगे। कभी भी तिलक तराजू और तलवार की बात बहुजन समाज पार्टी के मुंह से नहीं हुई। अच्छा। हाँ, कोई वर्कर कहीं कह दे, कोई नेता ने कभी ये बात नहीं कही। ये एक तरीके से उस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास था। तो जब आप काशीराम से जुड़े, बहन जी से जब आपकी मुलाकात हुई, तो बहन जी की सरकार में आप सांसद भी थे, बहन जी को आपने नजदीक से देखा, तो किस रूप में बहन जी की कार्यशैली को आप देखते हैं? देखिए, कानून का राज जिस तरह से बहन जी ने काम किया था, उसका कोई सानी नहीं है। हमको ठीक याद है कि बहन जी का दौड़ा अगर किसी गांव में लग गया, केवल प्रोटोकॉल चला गया, वो गांव चमक जाता था। अगर मंडल में गए तो कौन सा अधिकारी कब नप जाएगा, भय सा व्याप्त हो जाता था, लोगों में भय व्याप्त हो जाता था। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई सीमा नहीं थी। बहन जी के पहले और दूसरे 2 काल में मैं जिलाध्यक्ष रहा। अच्छा। और 11 बजे रात को भी एक मंत्री का, जिसको आज प्रभारी मंत्री कहते हैं, तो उसी तरह से तब बस्ती के राम ललित चौधरी जी आयोग के चेयरमैन थे जी। वो हमको गए, डाकबंगले में मिले और कहे कि कौन कौन अधिकारी तुमको सुनता है, कौन कौन अधिकारी नहीं सुनता। मैंने बताया पूरी कहानी। आप मानेंगे नहीं, 11 बजे रात को डीएम छुट्टी पर थे और सीडीओ मुझको कहे कि 2 मिनट में आपसे मिलना चाहता हूं, कि कौन सा काम नहीं हो रहा है। 2 घंटे में खबर चली गई। तो बहन जी के कार्यशैली का कोई जवाब नहीं था और वह एक गजब का समय था और गजब का अवसर था, ये जान लीजिए। बहन जी के शासनकाल में आप जिलाध्यक्ष थे, बहन जी के शासनकाल में आप सांसद भी थे और अब भी समाज भी देखते हैं। बहन जी के शासनकाल को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को आप बहुत नज़दीक से देखें। जिलाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता था बसपा का, जब उनका शासन होता था तो किसी विधायक से, सांसद से ज़्यादा की हैसियत थी जी जी जिलाध्यक्ष की, जी, काडर की। तो कैसे आपने इसको, आपने एक एग्जाम्पल दिया और 1-2 उदाहरणों के साथ आप बता सकते हैं कि बहन जी से कभी वास्ता हुआ आपका, कभी सामना हुआ, कभी बातें हुई, कोई ऐसी चीजें? इतना बढ़िया चैनल बहन जी ने बनाया था जी कि बहन जी के वहां भीड़ का कोई मसले नहीं था। मंडल कोऑर्डिनेटर होते थे, जोन कोऑर्डिनेटर होते, बहन जी के तक। आज रात में देवरिया में क्या हुआ, ये 8 बजे रात तक बहन जी तक मामला पहुंच जाता था। अच्छा। ये चैनल था। ना बहन जी मिली, ना कोई बात की, ना कुछ पूछी, लेकिन ऐसा चैनल बनाई थी। उन्होंने जोन कोऑर्डिनेटरों को बुलाया कि ये सूचना दो, वो मिलकर नहीं, उनसे फोन से कहा दिया गया। जोन कोऑर्डिनेटर मंडल कोऑर्डिनेटर से कहा कि इस इशू पर आप बताओ, फिर वो जिलाध्यक्ष को पूछे। जिलाध्यक्ष, मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष से पूछता था। तो वह उस जमाने की बात मत करिए। छोटी सी छोटी घटनाओं पर मैं एक घटना बताऊं आपको। मैं जब सांसद था जी, तो बहन जी का कार्यक्रम सलेमपुर में लग गया जी, और एक हमारा एक राम आशीष प्रसाद नाम का एक वर्कर था और उसके घर कोई घटना हो गई, कोई छिनैती हो गई जी। तो बहन जी जब सलेमपुर गई तो कोई नेता बहन जी के आगे पीछे नहीं। अच्छा। ये जान लीजिए, कोई चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, सबको हिदायत दी कि आप लोग आगे पीछे नहीं रहोगे। केवल कमिश्नर थे, डीआईजी थे। वर्कर ने वहां जाकर के, मैं 2 बार कह चुका था, मैसेज था बहन जी को। देखिए, बहन जी को मैसेज था। और जब वहां गई तो झंडा लेके खड़ा हो गया। अच्छा। राम आशीष जब झंडा लेके खड़ा हो गया तो बहन जी गाड़ी रुकवा दी, जबकि कभी ऐसा नहीं करती। हम लोग समझ नहीं पाए, गाड़ी रुकवा दी, उसकी दरखास्त ली
और दूसरे दिन शाम तक कार्रवाई हो गई। तो इस तरह के चैनल थे उनके हर जनपदों के सूत्र से। और मैं समझता हूं कि कौन जिलाधिकारी क्या किस जनपद में कर रहा है, कौन कप्तान क्या किस जनपद में कर रहा है। तब मोबाइल का युग इतना नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, डिजिटल युग नहीं था। अब तो आमने सामने बात हो सकती थी, लेकिन तब इतना कुछ नहीं होता था। तो लेकिन हर रात सबसे बात पूरे प्रदेश के अधिकारियों से फीडबैक बहन जी तक पहुंच जाता था। तो इससे ये होता था, लाभ ये होता था कि अधिकारियों में दहशत पैदा हुई, बहुत बड़ी दहशत पैदा हुई। और जिस तरह से तिलक तराजू और तलवार का नारा प्रायोजित दिया गया, उसी तरह से बहन जी के तीसरे और चौथे कार्यकाल में ये हो गया कि ये केवल पत्थरों पर पैसा खर्च कर रही हैं। पत्थरों पर पैसा खर्च कर रही हैं, ये एक प्रायोजित चर्चाएं चली और उसी चर्चाओं में बहुजन समाज पार्टी का ह्रास होने लगा। और 2007 तक कोई दिक्कत नहीं थी, 2009 तक नहीं थी। 9 के बाद कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर सक्रिय हो गए जो बहन जी को गलत सूचनाएं देते थे। तब उनका मायना, उनको लालच आ गया और वो बहन जी को सही चीज न बता करके ये प्रायोजित हो गए। जो कोऑर्डिनेटर थे ये कहते थे कि अगर ब्रिजेश जी से का जब तक उपभोग करते थे, मैं साफ कह रहा हूं, जब तक ब्रिजेश जी का उपभोग करते थे तब तक तो ब्रिजेश जी ठीक थे। लेकिन ज्यों ही ये इनका उपयोग जान जाते थे अब नहीं होने लायक है, तो रमाशंकर विद्यार्थी ठीक हो जाते थे। तो ये जो प्रतिस्पर्धा बढ़ाई बहन जी के सामने लोगों ने, इससे बहुजन समाज पार्टी का बहुत ह्रास हुआ। अब देखिए 2004 में जो बहन जी मुझको बुलाती हैं और 2009 में जो मुझे सांसद बनाती हैं, बिना पैसा लिए, बिना पैसा का, बिना पैसे का। उस समय तो आप सुनिए ना, मैं 5 चुनाव हार चुका था। मैं 5 चुनाव हार, वो तो मेरा 6वां चुनाव 2009 का था ना। बाप रे बाप। 6वां चुनाव में जब मैं गया तो वह चुनाव बहुत बड़े लोगों से जीता। और जिनको मैंने हराया, पप्पू सिंह जी थे, वो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाती लगते हैं, उनको मैंने हराया। लेकिन कोऑर्डिनेटरों ने 2014 में मेरा टिकट कटवा के रिपोर्ट कर दी कि ये नए जीतने वाले हैं, ये जीतेंगे। तो उनको बहन जी की एक खासियत आपको मैं बता दूं, जिस पर विश्वास करती थी आंख मूंद कर करती थी, जिस पर विश्वास करती थी आंख मूंद कर करती थी, और जिसकी असलियत जान जाती थी तो उसको कान पकड़ के बाहर भी करने में 1 मिनट नहीं लगता था, चाहे वो कितना भी खास आदमी, कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना भी खास हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, जब असलियत जान जाती थी तो उसे कान पकड़ के बाहर कर देती थी। लेकिन इस दौरान जो दल का नुकसान होता था तब तक बहुत हो गया रहता था, जब तक असलियत जानती थी। तो बहन जी तो ये चाहती थी कि जिनको मैं मान रहा हूं वो सादा जीवन से रहे, लेकिन जिस पर बहन जी का हाथ हो जाए, अगर वो लखनऊ से चल दे तो लखनऊ से लेकर और गोरखपुर तक सारे अधिकारी लाइनअप हो जाते थे। अच्छा, लगता था कि मुख्यमंत्री यही जा रहा है। अब नाम नहीं रखूंगा, लेकिन बहुत लोगों को मैं जानता हूं कि अगर वो लखनऊ से आजमगढ़ के लिए निकलते थे तो लगता था कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लगता था गोरखपुर आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ये जो दुरुपयोग हुआ, और ऐसे लोग जो 2014 में हमसे कह रहे थे कि कहीं नहीं जाना चाहिए, इसी दल ने सब कुछ दिया है, हम भी मान गए। लेकिन आप देखिए ना,
जो 2014 के चुनाव में मेरा टिकट कटने के बाद मुझको कह रहे थे आप कहीं मत जाइए, वैसे लोग 2014 का चुनाव लड़े और 15 आते आते सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी में करीब करीब 60% नेता एमपी एमएलए जो हैं जीते हैं वो बहुजन समाज पार्टी से ही गए लोग हैं, और मंत्री भी हैं जो 2014 में हमसे कह रहे थे कि बहन जी का साथ नहीं छोड़ना है। वो 2014 में हमसे, मैं तो 2015 में छोड़ा और मैं साथ नहीं छोड़ा। बहन जी मेरा टिकट काट दी, उसके पास भी मैं साथ बहन जी का नहीं छोड़ा। उसके बाद चुनाव एक हुआ एमएलए का, तो उसमें भी एमपी का, तो मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किया। लेकिन जो मेरे राजनीतिक दुश्मन से वो 2015 में मुझको पार्टी से निकलवा दिए। जब पार्टी से आदमी निकल गया तो 1 मई, हमको याद है 1 मई को हमारे पवन पांडे एक देवरिया के पत्रकार हैं दैनिक जागरण के, उन्होंने मुझको फ़ोन किया। मैं उसमें लखनऊ में था कि मैसेज आया है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे भी पार्टी से निकाला जा सकता है। तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, और पार्टी से निकालने के बाद तो इस तरह से जनता ने नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ सलाहकारों ने बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद कर दिया। और जिन्होंने निकलवाया आपको वो खुदे निकल के भाग गए। अरे मैं कहीं नाम बता दूं, जुगल किशोर। हाँ। उस समय पूर्वांचल के जुगल किशोर कोऑर्डिनेटर थे। हाँ। और नेता में सचेतक थे दारा सिंह चौहान। हाँ। ये हमसे पहले ही, हाँ। मैं 15 में सपा में गया, ये सब भाजपा में चले गए। हाँ। और जाके एमपी एमएलए हो गए, हाँ। मंत्री हो गए। हाँ। तो ये बड़ी गजब कहानी है। हाँ। और मतलब भाजपा में 60% सांसद, विधायक, मंत्री बसपाई हैं। हाँ, बहन जी के पैदा किए हुए नेता हैं। सब कांसीराम साहब के पैदा किए लोग हैं, बहन जी के पैदा किए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के आज कमल खिला रहे हैं। कमल खिला रहे हैं। अच्छा। हाँ, सनातनी हो गए हैं। सनातनी हो गए हैं और सारा भगवाधारी हो गए। भगवाधारी हो गए। और सारा कैडर ये अब कमाई का साधन बन गया। घोर के पी गए। घोर के पी गए। है? हाँ, पूरा कैडर। अच्छा, बहन जी के साथ आपने काम किया। बहन जी दलितों की बात करती थी, अति पिछड़ों की बात करती थी। बहन जी के अंदर इन बिरादरियों का वोट पाने की केवल लालच था, या बहन जी वाकई इनकी हितैषी थी, या उनसे स्नेह करती थी, मानवीय दृष्टिकोण रखती थी कि हाँ ये समाज बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीब है, इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए? देखिए, बहन जी की चाहत थी, वो गरीबी से लड़ना चाहती थी। गरीबों की नेता थी तो गरीबों से लड़ना चाहती थी, गरीबी से लड़ना चाहती थी। जब गरीबी से लड़ना चाहती थी, उनकी सीकत थी, जो उनसे मिलता था कहता तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, अच्छा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले उनका मिशन था कि किसी भी तरह से जो शिक्षा है उसका स्तर गरीबों में बढ़ना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे कोई हो। और इसीलिए आप देखे होंगे, एक घटना आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय दारुल सफा में से आगे, दारुल सफा के पास था। जी। बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय, अगर आपको याद हो। जी जी याद है। और उसको उन्होंने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर वो बना दिया छात्रावास। जी। अपने कार्यालय को तोड़वा करके कोई दूसरा नेता कर सकता है? आज भी है। आज भी है, उसको छात्रावास बना दिया। तो वो कहती, साफ साफ मामला था, जब तक शिक्षित नहीं होगी, एजुकेटेड, समाज को एजुकेटेड बनाना है, समाज को स्वावलंबी बनाना है, समाज को में भागीदारी की चाहत पैदा करने, तो ये ऐसे तरीके थे जो वंचित समाज था उसका प्रिय हो गई थी। अच्छा, दर्द था उनमें, दर्द था और एहसास था उसका। बहन जी को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपने देखा, बहन जी को एक मानवीय दृष्टिकोण के तौर पर आप कैसे देखते हैं जब उनके पास आप जाते होंगे? बहन जी, क्योंकि बहन जी के वो जो
काडर हैं, जो वोटर हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो देवी मानते हैं, उनको देवता मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, पूजते हैं। आपको बता दूं मैं कि बहन जी के सामने न कोई दिखावा कर सकता है, न खुद दिखावा की बात करती थी। दिखावा की कोई बात ही नहीं करती थी। जैसे जो आदमी उनके पास जाए, उनके परिवार का जुड़ा हुआ सदस्य आपके साथ ऐसा बिहेव होता था कि जैसे हम उनके परिवार के जुड़े हुए हैं। जिस तरह से परिवार के साथ आदमी जुड़ता था, वैसे बहन जी का प्यार, बहन जी का सम्मान, और आपकी बीमारी क्या है इस पर वो बात करती थी, आपका दुख क्या है इस पर वो बात करती। दिखावा नहीं कि कैसे हो, क्या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। कैसे गुलदस्ता ले लो, कुछ नहीं, फूल ले लो, गुलदस्ता ले लो। जो नेता ये कहता हो कि गुलदस्ता ले के आओ, पैसा कहां से आया, क्या मानेंगे आप इसको? कहती थी गुलदस्ता लेके आए, वो पैसा कोई चढ़ावा, अच्छा, हाँ, कोई इस तरह का को जो दे सकते हो वो पार्टी को चलाने के लिए आर्थिक मदद करो, ये बात तो मैं मानता हूं, ये कहती थी। तो लेकिन दिखावा टाइप का कोई काम, और आप सुने होंगे कि बाद में उन्होंने गिफ्ट लेना साफ साफ मना कर दिया था, हर तरह का गिफ्ट, क्योंकि जब सत्ता में आई तो गिफ्ट की परिपाटी चल गई, तो गिफ्ट, गुलदस्ता सब बंद कर दिया था। वो बुनियादी परिवर्तन चाहती थी, इसलिए जो उनको जुड़े लोग हैं और उनको देवी का दर्जा दे रहे थे और उनको मान रहे थे। तो ये बात थी। अच्छा, बहन जी पे जो आरोप है कि बहन जी पैसा लेके टिकट देती थी, पैसा की बहुत भूखी थी, पैसा के बिना वो कुछ सोचती ही नहीं थी, दौलत की देवी हैं थी, दौलत की के लिए लालची थी, बहुत सारे जो ये आरोप लगे, आप तो उनके साथ काम किए। आपने खुद कहा कि मेरा तो बिना पैसे लिए टिकट दिया उन्होंने। कहा तो आपसे कि 2009 का मैं खुद हूं कि जिनको बिना पैसे का टिकट दिया, और नहीं तो अगल बगल के जो पैसे वाले कैंडिडेट लड़ रहे थे उनसे कहा कि इसका सहयोग करो, और कराया भी सहयोग। तो जो उनके मंत्री थे, जो उनको सबको फोन किया, सबको फोन किया, रामचल राजभर जी को, श्याम प्रसाद मौर्य जी को, फतेह बहादुर सिंह को, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, नहीं ये तो नहीं किए थे उधर हमारे तरफ, लेकिन फतेह बहादुर सिंह जी और वो क्या कहते हैं कि रामचल राजभर जी, श्याम प्रसाद मौर्य जी, ये से काफी लोगों को लगाया, राम प्रसाद जायसवाल को लगाया कि हमारा गरीब वर्कर है और इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, और लड़ाया चुनाव। हमारा गरीब वर्कर है, इसकी कोई समस्या इसको ना आए। हाँ, अच्छा, इस तरह की भावना तो ये थी। तो ये जो आरोप है, मैंने अभी आपसे पूछा, दौलत की देवी, पैसा, ये टिकट, ये क्या है? अब ये सवाल तो बड़ा टेढ़ा है, जो दिए हैं उनसे पूछिए, मैं तो दिया नहीं, तो कैसे कह सकता हूं। जो बात की जो परिपाटी शुरू हुई 10 के बाद, ये हमको लगता है कि कोऑर्डिनेटर पैसा लेके खा जाते थे और इस तरह की बातें करते थे पार्टी को बदनाम करने के लिए। नहीं, देखिए, कोऑर्डिनेटर से मैंने पहले आपने कहा 2010 के बाद कोऑर्डिनेटर अमुक आदमी से 50 लाख लिए और कहा मैं तुमको टिकट दिलवाऊंगा। अब कितना कार्यालय को पहुंचा है, कितना पार्टी को पहुंचा है वो जाने। और कल भैले अगर किसी ने 70 लाख दे दिया तो उसको कहे अब उसको टिकट मिलेगा। तो इस तरह के जंजाल से बहन जी बच नहीं पाई। और मैं समझता हूं कि वो दल को चलाने के लिए, और जो मानवर कांसीराम साहब की सोच थी कि 50% हमारा, बाद में जब आया मामला कि 50% तो हमारा वर्कर भागीदारी लड़ेगी और 15% 50% हम पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेंगे, अपने वर्करों से पैसा लेकर पार्टी को चलाने के लिए करेंगे, उस पर टिकट देंगे। उसको बात को बतंगड़ बन गया और फिर ये बातें आगे आगे चल गई। अच्छा, कांसीराम जी का कहना था, बहन जी का कहना था कि हम पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेंगे। हाँ, हम अपने वर्कर से पैसा लेंगे, और वही किया। अच्छा, पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेंगे, इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, इसके पीछे का ये रहस्य था कि मान लीजिए कोई हमको 1 करोड़ 2 करोड़ चुनाव में देगा,
तो सरकार बनने के बाद मैं अपने मन से काम नहीं कर पाऊंगा, उसके मन से काम करना पड़ेगा, या उसका भी कोई रिटर्न देना पड़ेगा ना। तो इस नाते वो कहते थे कि हम किसी के पैसे के बल पर सरकार नहीं बनाना चाहते, किसी उद्योगपति के पैसे के बल पर सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। और इसीलिए वो खुला मंचों से भी कहते थे कि हमें उद्योगपतियों का पैसा नहीं चाहिए, हम आम जनता के पैसे से, अपने वर्कर के पैसे से ही हम दल को आगे बढ़ाएंगे। तो जब सरकार बनेगी तो हम अपने मन से हम फैसले करेंगे। अच्छा, ये लोक पीछे कल्याण के लिए ये हाँ, मामला ये था थे। कि हम पूंजीपतियों के इशारे पे काम नहीं करेंगे, हाँ। हम धनपतियों के इशारे पे काम नहीं करेंगे, हम जनता का पैसा लेंगे, कार्यकर्ता का पैसा लेंगे और उनके हित का काम करेंगे। नहीं तो ये पूंजीपति हमें घुमाने लगेंगे, अपने हित में अपना फैसला करवाने लगेंगे, जी। और हम जो मिशन को लेके आगे बढ़े हैं उससे वंचित हो जाएंगे और दिग्भ्रमित हो जाएंगे। इसके पीछे ये रहस्य था। तो जब पूंजीपतियों से कोई पैसा नहीं लेगा पार्टी, तो कार्यकर्ताओं से पैसा लेगा, सहयोग लेगा, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सहयोग पार्टी फंड में लेगा, तो उसी चीज को इतना बतंगड़ बनाया गया कि अरे पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। देखिए, उसका ये लाभ रहा कि जब सरकार बनने पर कार्यकर्ता से, आम कार्यकर्ता से भी बड़े बड़े अधिकारी डरते थे। अच्छा, बड़े बड़े अधिकारी डरते थे और पूछते थे कि हाँ, बसपा का कार्यकर्ता कौन है। ये था तेवर। तो वो दिन दूसरे थे और स्थितियां। अच्छा, छोटे कार्यकर्ताओं से बड़े अधिकारी तक डरते थे। बड़े इसके पीछे का क्या मतलब था? वही था कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके कोई अधिकारी नहीं चल सकता था। कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी नहीं चल सकता था, क्योंकि जो थेसिस इसके पीछे ये थे कि गरीब कार्यकर्ता अन्याय नहीं कर सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता, वो डरता है गरीब आदमी। तो अगर वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, इसके पीछे एक ही तिथि थी कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत पैदा हो एक गरीब से गरीब आदमी में, गरीब कार्यकर्ता में। अच्छा, कार्यकर्ताओं की पूछ थी बसपा में। हाँ, इसमें कहीं कोई संदेह। ऐसा नहीं था कि बेलगाम थे अधिकारी, कार्यकर्ताओं की नहीं सुने और रगड़ दिए, कहो ठीक हमने बात कर लिया, ये कर लिया, ऐसा नहीं था। जी, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा।